Welcome to Global Education. Social Studies, Class 9, Chapter 21, History of Indian Agriculture and Introduction to Natural Farming. Question and Answers. ये गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स का है। तो यहाँ पर हमने फ़र्स्ट टाइम आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया कि उनकी बुक में ये चैप्टर ही नहीं है, और चैप्टर नहीं है तो उसके कारण से वो उनके पास क्वेश्चन एंड आंसर्स भी नहीं है, और वो अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स कहीं से ले लेते हैं तो उनको क्वेश्चन एंड आंसर्स उसके आंसर्स बनाने बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं, एज़ उनकी बुक में ये चैप्टर नहीं है। तो खैर, हमने उनकी परेशानी का एक समाधान ये निकाला है कि हमने इसका वीडियो बना दिया है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपकी बुक में चैप्टर है या नहीं है, आप सबसे पहले जाके मेरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वो पहले चैप्टर पढ़िए, समझिए, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आइए। बिना उसको पढ़ने समझे क्वेश्चंस पे मत आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हाउ डिड द फार्मर्स ऑफ इंडिया कल्टिवेट बिफोर इंडिपेंडेंस? इसमें चॉइसेस है आपके पास में: ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी ट्रेडिशनल फार्मिंग, सी नेचुरल फार्मिंग, डी केमिकल फार्मिंग। देखिए, क्योंकि हमने वीडियो बना रहे हैं तो हम आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा आंसर पर आ जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप वीडियो की लिंक देखकर ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर इज़ बी, ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्वेश्चन था हाउ डिड द इंडियन फार्मर्स कल्टिवेट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उसका आंसर है ट्रेडिशनल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस है। व्हाट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इन प्लेस ऑफ पेइंग मनी कॉल्ड? तो ऑप्शंस है आपके सामने: बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, मार्केट प्रैक्टिस, नन ऑफ दोज। एक्सचेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है, मार्केट प्रैक्टिस भी हो सकता है कि मार्केट वैसी हो कि उसमें इस तरीके से एक्सचेंज करे जाते हो, और एक ए है बार्टर सिस्टम। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर इज़ ए, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस है। बाय व्हाट अदर नेम इज़ इंडियन कल्चर नोन? सनातन कल्चर ए में है, सनातन कल्चर। सनातन इंडिया का बेसिक रिलीजन था जो शुरू से था। तो बी इज़ एंशिएंट कल्चर, पुराने ज़माने का जो है उसके अनुसार आप एंशिएंट कल्चर भी कह सकते हो। थर्ड है सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, एंड डी है मॉडर्न कल्चर। तो आपके अनुसार क्या होएगा आंसर? चलिए हम बता देते हैं आपको। आंसर इज सी, सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट अब चेंज हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस से ज़्यादा भी यूज़ किया है किसी किसी क्वेश्चन में, जहाँ पर हमको लगा कि कुछ रेलेवेंट पॉइंट हैं जो कि आप कवर कर सकते हो। वैसे अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या एक सेंटेंस की लिमिटेशन नहीं है, तो आप बड़ा आंसर भी लिख सकते हो, थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो आंसर को। किसी किसी क्वेश्चन में हमने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, और बाकी अगर आप पढ़ोगे पढ़ोगे चैप्टर, तो या आप मेरे जो वीडियो है इस चैप्टर का वो भी अगर आप देख लोगे, तो आप बड़े आंसर भी, अगर यही क्वेश्चन का बड़ा आंसर आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हो। खैर, चलिए हम एक वन सेंटेंस आंसर के हिसाब से ही चलते हैं मेजॉरिटी टाइम पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंडर, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन फार्मिंग कॉस्ट? फार्मिंग के कॉस्ट के बढ़ने का कारण क्या है? तो उसका कारण है, द फार्मिंग कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन अ फार्मर हैज़ टू बाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर में क्या कुछ आता है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरीके की चीज़ें। तो वो हो गया फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो तीनों केमिकल के फॉर्म में होते हैं। फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल्सो इनकर द कॉस्ट ऑफ इरीगेशन। जब ये सब करते हो तो इरीगेशन का कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, अभी नहीं तो फ्यूचर में। ऑन टॉप ऑफ दिस, ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल्स द फ्यूचर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
आज अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहोगे तो कुछ टाइम के बाद में फ्यूचर में आपको ये महसूस होएगा कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो आपको और ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी ही नहीं डिक्रीज़ होती, इट ऑल्सो स्टार्ट्स हार्डनिंग, सख्त हो जाता है मिट्टी, एंड सैलिनिटी, नमक उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, खारी हो जाती है मिट्टी। देयरफॉर he has to put more chemicals and irrigation in future, thereby increasing future farming cost। और इसके अलावा और एक चीज़ होती है कि मिट्टी क्योंकि हार्ड हो जाती है तो उसको बहुत मेहनत लगती है, उसको खोदने में, उसको टिल करने में, उसको हल चलाने में, तो उसको फिर मैकेनाइज्ड फार्मिंग से टिल करना पड़ता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से, तो वो भी एडिशनल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमने एक ही सेंटेंस में आपको आंसर किया हुआ है। Who has done the primary research and study of natural agriculture? इसका आंसर आप बढ़ाना चाहोगे तो भी नहीं बढ़ा पाओगे, और बढ़ाना चाहो तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। खैर, हमने इसको वन सेंटेंस में ही डाला है। The primary research and study of natural agriculture was done by Padma Shri Dr. Subhash Palekar, and the method developed by the summary of his study is called Subhash Palekar Natural Farming, SPNF, S for Subhash, P for Palekar, N for Natural, F for Farming। और पद्म श्री उनको सम्मानित किया गया था, उनको प्रेसिडेंट के थ्रू अवार्ड मिला था। डॉक्टर जो है वो, क्योंकि उन्होंने पीएचडी करी हुई है इसके लिए वो डॉक्टर है, तो उनका नाम है सुभाष पालेकर। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में स्टडी करी थी नेचुरल एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये है आपका आंसर कि किसने स्टडी करी थी का आंसर है पद्मश्री, जो उनको उपाधि दी गई है। डॉक्टर जो उन्होंने स्टडी करी हुई है पीएचडी, तो डॉक्टर सुभाष पालेकर, और उन्होंने जो स्टडी करी, जो थीसिस लिखी, उसके बेसिस पे, उसकी समरी के थ्रू उन्होंने अपनी स्टडी को कहा, और जो उनका फार्मिंग का मेथड निकल के आया उसको उन्होंने कहा सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो SPNF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। ये भी आपको वन सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में ही है। What harms the pests, birds and microbes which are useful in agriculture? जो पेस्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, बर्ड्स, माइक्रोब्स, ये सब जब एग्रीकल्चर करते हो आप केमिकल फॉर्म में, तो ये सब मर जाते हैं धीरे धीरे। तो बर्ड्स भी मर जाती हैं बराबर, क्योंकि वो केमिकल्स होता है ज़मीन में, और जो प्लांट उगता है उसमें भी केमिकल्स होता है, प्लांट के फूलों में भी केमिकल होता है, प्लांट के जो उपज होती है, यानी कि जो फसल होती है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब चीज़, या कोई सब्जी या कोई फ्रूट, उन सब में केमिकल्स चला जाता है, तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है, व्हाट हार्म्स द पेस्ट, बर्ड्स एंड माइक्रोब्स विच आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। इवन जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म्स, वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो सॉइल में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जिससे पोरस होता है सॉइल, और उसमें एयर और वाटर का मॉइस्चर सोख लेता है, वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स विच आर पॉइजनस। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनस होते हैं, जो इसी कारण के लिए होते हैं कि जो छोटे बहुत इंसेक्ट्स जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, उनको मारने के काम आते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनस होते हैं। The pesticides and insecticides which are poisonous are also chemical and also chemical fertilizers, और साथ में chemical fertilizers भी are harmful for the pests, birds and microbes which are useful in agriculture. This affects the ecological balance and also reduces the soil fertility and yield, and increases the soil salinity and hardens the soil year on year basis. तो ये आपका आंसर है इसका। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचर में एक इकोलॉजिकल बैलेंस है कि छोटा कीड़े को बड़ा कीड़ा खाता है, बड़े कीड़े को और बड़ा कीड़ा खाता है, उसको और फिर जाके बर्ड खाती है, फिर उसको और बड़ी बर्ड खाती है, कर करा के इस तरीके से, और छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है, उससे बड़ा जानवर खाता है, कर करा के शेर खाता है। उसी तरह से पानी में भी छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। सारा आपका फूड चेन जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई भी चीज़ बीच में से चला जाता है। इवन हनी बीज जो है ना, वो भी आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो फूलों का रस चूसते हैं और साथ में फर्टिलाइज भी कर देते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं।
तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फूड चेन ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत हानिकारक होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक होता है। शॉर्ट टर्म में तो आपकी फसल बढ़ के निकल आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कॉस्ट का भी वो नुकसान है, इकोलॉजिकल बैलेंस का भी नुकसान है, और बहुत भारी नुकसान है, सिर्फ खर्चे ही खर्चे आगे। अभी भी 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फार्मिंग। भाई एक ही सेंटेंस में इसका आंसर आना है। तो केमिकल फार्मिंग का स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जो है वो नेचुरल फार्मिंग है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। नेचुरल फार्मिंग इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फार्मिंग। मोर स्पेसिफिकली वी कैन से सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग और SPNF। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ, उसका रीज़न बताना, उसका कारण बताना आपको। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है रूरल सेल्फ रिलायंस, यानी कि ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर भारत आप बहुत सुनते होंगे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज़ुबान से, और उनके डाउन द लाइन सब लोग आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब आप बहुत सुनते होंगे। तो ये थोड़ा बहुत उससे कनेक्टेड है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से चालू हो गई है। तो इसका आंसर इस तरह से आता है, द सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन। इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन से ये सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन लिया गया है, या नेचुरल फार्मिंग और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जिसको SPNF भी कहते हैं, मेड यूज़ ऑफ एग्रो इकोलॉजी बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मैंने ये अंडरलाइन भी करा है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। सिस्टम। तो दोबारा मैं आंसर पढ़ देता हूँ क्योंकि आंसर जो है आपका इंटरप्ट हो गया है, मैंने आपको जो बीच बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उससे। द सेज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग SPNF, made use of agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees, dried and fallen leaves and grass etc. as mulch. mulch ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक से आपको मिलेगा मैन्योर, काउडंग। मल्च आपको मिला ड्राइड, फॉलन लीव्स, ग्रास, इन सब से। मैन्योर मिला काउडंग, इन सब से, जो आपके फार्म में आप रखते हो। तो विद फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको लिखना चाहिए। दीज आर अवेलेबल इन द फार्म एंड फ्रॉम द लाइव स्टॉक एंड एट नो एडिशनल कॉस्ट, एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड टू प्रोक्योर देम फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, आपके फार्म में ही आपको मिल जाते हैं चीज़ें। Also the ecological system, ozone layer, global warming are taken care of। और अगर आप ये चीज़ें यूज़ करोगे तो आपकी इकोलॉजी सिस्टम, जो फूड चेन मैंने आपको बताया, वो भी ठीक ठाक रहेगा, और ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो भी नहीं होएगी। तो वो सब चीज़ों के लिए अच्छा है, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होएगी। द सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड इंक्रीजेज विद नेग्लिजिबल और नो कॉस्ट। एक तरह से आपको कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा, और सॉइल की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। द प्रॉफिट्स ऑल्सो इंक्रीज विद लेसर और नो कॉस्ट, एंड रूरल सेल्फ रिलायंस इंक्रीजेज। जब आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स नहीं खरीदने हैं, और ज़्यादा इरिगेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ये मल्च डालते हो तो सॉइल का मॉइस्चर भी प्रिजर्व हो जाता है, तो आपको ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये नेचुरल फार्मिंग यूज़ करते हो तो आपका सॉइल हार्डन नहीं होता है, तो पानी जो है नीचे चला जाता है ग्राउंड में, और आपको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो। इवन गांव में आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में भी आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो। तो क्वेश्चन यही था,
रूरल सेल्फ रिलायंस कैसे होती है, तो यही आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी फॉलोइंग गिव एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको रीजंस बताने हैं इस स्टेटमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, इसके ऊपर आपको बताना है कि रीजंस क्या है। तो आंसर हमने लिखा है इसका कि पहले तो स्लोगन लिख दिए, वाटर फॉर लाइफ, प्लांट ट्रीज, ब्रिंग रेन। ये स्लोगन्स चले हुए थे जो काफ़ी प्रचलित हुए थे, सरकार की तरफ से स्लोगन्स दिए गए थे, तो वही हमने कोट करे, कोई अपने आप नहीं बनाया है स्लोगन। आपकी बुक में भी ये स्लोगन लिखे हुए हैं। वी ऑल मस्ट हैव हर्ड दीज स्लोगन्स, वी ऑल्सो वेस्ट वाटर मोर देन वी नीड। जितना पानी की हमको ज़रूरत होती है इससे ज़्यादा हम वेस्ट करते हैं। स्वीट पोर्टेबल वाटर इज स्कार्स ऑन प्लैनेट अर्थ एंड नीड्स टू बी कंजर्व्ड। देखिए, प्लैनेट अर्थ जो है उसके ऊपर पानी बहुत है, लेकिन वो सेलाइन सी, ओशन, इन सब में पानी है जो आप पीने के लिए या फार्मिंग करने के लिए या और किसी भी काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। तो स्वीट पोर्टेबल पानी जो नदी का पानी है, जो मीठा पानी है या कुएं का मीठा पानी जो है वो बहुत कम है और उसको आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ये तो आप सब जानते हो। तो इतना पार्ट तो आप जानते ही हो। फॉर फार्मिंग with the excessive use of chemicals in the form of fertilizers, insecticides, pesticides and due to the same, the increased irrigation leading to soil hardening and increased salinity of the soil। जब आप केमिकल या आप केमिकल फार्मिंग करते हो तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज़ करते हो तो आपका सॉइल जो है हार्ड हो जाता है, साथ में वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है और सेलाइन हो जाता है, तो आपको और ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता है सॉइल में, तो आपको और ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और जब बरसात होती है ऐसे में, क्योंकि आपका सॉइल ऑलरेडी हार्ड हो चुका हुआ है, तो वो बरसात का पानी भी नीचे नहीं जाता है ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर जो है आप इरिगेशन में यूज़ कर करके ख़त्म कर देते हो, तो ग्राउंड वाटर भी और नीचे चला जाता है। तो यही चीज़ें हम इसमें लिख रहे हैं। एक बार वापस ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ आपको। फॉर फार्मिंग विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, insecticides, pesticides and due to the same, increased irrigation leading to soil hardening and increased salinity of the soil. The groundwater has depleted, ecological balance has been affected as the microorganisms, farmer friendly pests, birds etc. have been removed due to the use of poisonous chemicals. Overall, the fertility and yield of the soil has decreased. In order to correct the same, natural farming should be used. The soil becomes porous, activity of soil worms, microorganisms increases. Use of mulch decreases the evaporation of water from the soil. Collectively, they result in increasing the moisture holding capacity of the soil, making it soft and fertile. The rainwater also percolates down into the ground, which means that lesser irrigation is required and the groundwater level is also maintained. When we add proper planning and save rainwater timely for future needs, it leads to requirement of lesser irrigation and water conservation. तो इस तरीके से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो नेचुरल फार्मिंग यूज़ करके। अब हम आते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल फार्मिंग टू सेव काउ लाइनेज। तो ये आपका जो इंडियन हिस्ट्री या कल्चर या रिलीजन या ओल्ड सेइंग जो है कि गाय हमारी माता है, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की बॉडी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी आपके बड़े बूढ़ों से और आजकल बहुत लोगों से और भी। तो ये गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं या 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वो तो एक डिफरेंट मैटर है। आपकी बुक ने 33 करोड़ लिखा है तो ठीक है, 33 करोड़ ही सही, जो भी आपकी बुक ने लिखा है वही सही है। हम उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, ना हमको करना चाहिए। दोनों में से जो भी सही है वही सही है, ठीक है।
तो इसका आंसर जो है वो ये है कि जब गाय का जो गोबर होता है, काऊ डंग, गाय की पॉटी, उससे उसको भी आप मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। तो उससे जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से आपका जो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आपकी फसल के लिए अच्छे हैं, मिट्टी के लिए अच्छे हैं, और उनसे जो है, और साथ में केचुए और ये सब जो होते हैं वो सब भी काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। तो चलिए, ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन तो कर दिया कि हम क्या कहना चाहते हैं इस जो हम इस आंसर से हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब आंसर पढ़ लेते हैं। एज़ पर अवर कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, cow is worshipped as mother and is said that 33 crore deities have abode in the body of the cow. Scientifically, cows are the backbone of natural agriculture. Each gram of cow dung contains a large number of microorganisms essential for agriculture. Cow urine, gomutra, milk, ghee, etc. are also very useful. People are not aware of this. Keeping cows reduces cost of natural farming as the farmer becomes self-sufficient and his profits increases, as well as the ecological and global warming is taken care of automatically. So with natural farming, cows will get respectable status, Gauvansh or lineage will be saved, and our farmers will become self-reliant and wealthy. तो ये आपका आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमारा है नेचुरल फार्मिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फार्मर्स। अब लाइफ ऑफ फार्मर्स कैसे इम्प्रूव करी जाए फार्मिंग से, नेचुरल फार्मिंग से? बहुत आसान है। उसका एडिशनल कॉस्ट कम हो गया, ईयर ऑन ईयर जो कॉस्ट बढ़ना था केमिकल फार्मिंग से वो कम हो गया, उसका इरिगेशन का कॉस्ट कम हो गया, उसका सॉइल इनफर्टाइल नहीं हुआ, और उसका प्रोड्यूस जो है उतना ही है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि उसका कॉस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल फार्मिंग की वो उसके खेत में से ही आ रही हैं। अब जब उसका कॉस्ट कम हो गया और उसका प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या होगा? नेचुरली उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, कंट्री का लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। जब फार्मर और इंडिया का जो बेसिक प्रोफेशन है वो फार्मिंग है सिंस एंशिएंट टाइम्स, जब फार्मर्स सुखी हो जाएंगे वो रोना धोना बंद कर देंगे, वो लोन लेना बंद कर देंगे, और वो सुसाइड करना भी बंद कर देंगे। आजकल आपने देखा ना, सुसाइड बहुत होता है फार्मर्स का क्योंकि उन्होंने लोन लिया हुआ होता है और लोन चुका नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जब फार्मर खुशहाल होएगा तो पूरा देश खुशहाल होएगा। और फार्मर क्या होते हैं? फार्मर इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर, जो आपको खाना खिलाते हैं। चलिए आंसर पे आते हैं। विद नेचुरल फार्मिंग the cost of farming is reduced as the farmer becomes self-reliant and does not have to buy chemicals and fertilizers, pesticides, insecticides, or incur the high cost of irrigation. The ecological system, global warming, is automatically taken care of. The capacity of soil to retain moisture increases, and also it becomes soft and fertile so that it becomes easily tillable. The productivity and yield also increase. With the reduction or removal of all those costs, and profitability of the farmer also increases. All this led to self-reliance and improving the life of farmers, work-wise, time-wise, and financially also. तो आसान है ना ये आंसर भी। नेक्स्ट है, अभी भी वही है, रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचुरल फार्मिंग फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है नेचुरल फार्मिंग आपके लिए? अरे जब आपके अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनस होते हैं, और केमिकल्स का भी हार्मफुल इफेक्ट होता है कि कोई केमिकल से आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है आपके बॉडी में, कोई केमिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जितने केमिकल्स उसमें डाले गए वो इंक्रीज़ हो गया आपकी बॉडी में, ओवरडोज हो गया आपके अंदर केमिकल्स का, और जो केमिकल्स नहीं पड़े हैं उसमें वाइल्ड फार्मिंग, तो वो उसकी केमिकल्स की डेफिशिएंसी होगी, नेचुरल बैलेंस जो था वो नहीं रहा। तो इससे आपको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं और आपको कुछ
ख़तरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, इवन अप टिल कैंसर, डायबिटीज़, इस तरह की ख़तरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं जिनसे मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, केमिकल फार्मिंग नहीं करनी है, आपको नेचुरल फार्मिंग वाला सब्जियां और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब लेने हैं। और साथ में केमिकल फार्मिंग से इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाता है। जब इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाता है यानी कि फूड चेन ख़राब हो जाती है तो नेचुरल है कि आपको नुकसान ही होएगा। फिर ओजोन लेयर, बहुत सारी चीज़ें ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करती हैं, उसमें से एक चीज़ केमिकल फार्मिंग भी है। आपके जो धुआं और बहुत सारी और चीज़ें जो गाड़ियाँ चलती हैं ये सब, तो ये सब भी आपका ओजोन लेयर को ख़राब करती हैं। लेकिन उसमें से एक चीज़ केमिकल फार्मिंग भी है इसके लिए। और ग्लोबल वार्मिंग होती है उस वजह से, तो जब ओजोन लेयर ख़राब हो जाती है तो आपको रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये सब पास थ्रू हो जाते हैं और वो इंसानों के लिए ख़राब होते हैं, हानिकारक होते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग से आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो, वहाँ अंटार्कटिका में पानी जो है पिघलने लग जाता है, बर्फ़ पिघलने लग जाती है, सी लेवल बढ़ जाता है, तो लैंड कम हो जाता है। तो ये सब कारण है। तो अब हेल्थ के लिए वो कैसे है, चलिए हम पढ़ते हैं आंसर। Consumption of poisonous chemicals through food, vegetables, fruits, etc. as they in turn intake them in the form of pesticides, insecticides, fertilizers, etc. is very harmful for the human body. Primarily, diseases, deficiencies of balanced nutrients, overdose of harmful poisonous nutrients leading to serious terminal problems like cancer, etc. Also, secondarily, we also get affected due to other side effects like disruption of ecological chain, harmful effects due to the depletion of the ozone layer and global warming, as the use of chemicals also leads to them with time. Need we add climate changes and an increasing threat of possible resultant natural disasters in the form of heavy rains, droughts, hurricanes, extreme heat, extreme cold, unseasonal rain, etc. Natural farming does not lead to any of the above. Instead, balanced nutrients are available in the soil, are present in the food also. The food thus produced and have medicinal properties also. Thus we can say natural farming for health. तो जो नेचुरल फार्मिंग करते हो उसके अंदर जो नेचुरल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स आपके लिए आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, और उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, दवाई का काम भी करते हैं। तो ये इस सब कारणों से नेचुरल फार्मिंग इज़ फॉर हेल्थ। अब एज पर रिक्वायरमेंट आपको आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर रिक्वायरमेंट। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था आज़ादी के बाद में। आज़ादी के बाद में पॉपुलेशन बढ़ रही थी और जो आज तक हमारा किसान ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी जो थी वो ख़राब हो गई थी, चरमरा गई थी, क्योंकि हमारे पास अपने देशवासियों को खिलाने के लिए अनाज खाना नहीं था, हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो उस वजह से हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन में जाना पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे को साइंटिफिकली डेवलप करके बताया गया कि ये केमिकल्स डालिए, फर्टिलाइजर्स डालिए तो आपकी प्रोड्यूस बढ़ जाएगी, लैंड में उतने ही लैंड में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। उसमें से एक साल में आप 2 क्रॉप उगाते हो तो आप 4 क्रॉप उगाओ, 5 क्रॉप उगाओ, इस तरीके से उसमें बताया गया। आप उसमें केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स के अलावा आप पेस्टिसाइड्स डालिए, फिर आप वो डालिए, इंसेक्टिसाइड्स डालिए, इस तरह से आपको बताया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रहा, हमारे वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया और भी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो लेकिन लॉन्ग टर्म, और ये सारा कुछ साइंटिफिकली हो रहा था, साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे, साइंटिस्ट बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बाद में पता चला कि हमारा सॉइल हार्ड हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, और इस तरीके से ये सारा चीज़ हुआ था। तो उसमें इरिगेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अब सॉइल हार्ड हो गया, अब वो
जैसे पहले कुदाली से या हल से आप उसको टिल कर लेते थे, तो अब वो वैसा नहीं रहा था, अब वो बहुत हार्ड हो गया था, अब उसमें ट्रैक्टर वगैरह से ही करना पड़ता था। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस थे। चलिए हम आंसर को पढ़ते हैं। तो आंसर है फैक्टर्स लीडिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। प्री इंडिपेंडेंस we were using traditional system of agriculture in India. We were self-sufficient to meet our food and food grain requirements. Post-independence, there was constant increase in the population of the country, leading to food grain shortage in a predominantly agricultural country, leading to forced import of food grains to meet the domestic needs. Green revolution आया फिर। Hybrid seeds, chemical fertilizers, pesticides, insecticides, artificial irrigation, intensive farming system developed by agricultural scientists increased food grain production, yield particularly wheat. This made us self-reliant also. Consequences बहुत important है। consequences इसके हैं we were now self-reliant again, but there was a price in the form of side effects for that haphazard use of chemicals, irrigation, etc. Health के ऊपर क्या हुआ? Dangerous chemicals in the food grains had serious effect on our health, leading to deficiency or overdose and even serious terminal diseases like cancer, etc. मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी इसमें, डायबिटीज़ ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी। मैं जितना ज़्यादा लिखूँगा उतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो चीज़ें आप मेरे सब्जेक्ट जो मैंने क्लास लिया था उसमें से, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो बनाया था, उसमें से आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फार्म लैंड सॉयल, द सॉयल बिकेम इनफर्टाइल, हार्ड और सेलाइन। कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज्ड। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में था। क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों हमको ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। फिर है आंसर, राइट इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है हमारे को। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन द शॉर्ट रन बट हैड टू बी सस्टेन्ड थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, irrigation, mechanized tilling, etc. in the long run, thereby increasing future costs still further. भविष्य में इन सब कारणों से भविष्य में कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। Profitability decreased as costs increased, and for the future profitability decreased still further. Ecology, the farmer-friendly pests, organisms, microorganisms, birds, etc. were killed by the chemicals, leading to further dependence on chemicals and hard, infertile soil for future. Water table, the groundwater depleted with irrigation and fresh water was unable to percolate down as the land was non-porous, hard, dry, saline. Ozone layer and global warming. Ozone layer depleted, leading to harmful radiations and global warming due to the use of harmful chemicals. Side effects, very serious side effects leading to more loss in the long term than gain in the short term. Short term gain जितना था उससे कहीं ज़्यादा long term loss था हमारे पास। अब हम आते हैं, क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट आंसर देना है, यानी कि आप काफ़ी लंबा लिख सकते हो। राइट इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओरिजिन क्या था एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। नहीं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। जी, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल बेस्ड फार्मिंग, which by far outdistance and erode away the short-term benefits thereof in multi-pronged fields. Natural farming system needs to be understood and integrated in our farming or agricultural system. It integrates crops, trees, livestock with functional biodiversity
in agroecology based diversified farming system which is chemical free. तो ये है नेचुरल फार्मिंग. अब हम आते हैं व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल. इसमें भी एज़ पर रिक्वायरमेंट आप जितना मर्जी आंसर लिख सकते हो और जो चीज़ वो है वो आप बता दीजिए इनको. तो ये है आपका, इसमें आपके बुक में 8 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो 8 पॉइंट मेरे आपने जो वीडियो है वो भी देखा ही होगा. सो 8 पॉइंट जो हैं वो आएंगे और काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. 8 पॉइंट कवर करते करते ही आंसर लंबा हो जाएगा. खैर हमने काफ़ी छोटा करने की कोशिश करी है. तो पॉइंट नंबर 1 है नेचुरल फार्मिंग के बारे में. सस्टेन्स फार्मिंग कल्चर. India has been an agricultural country since ancient times, having a golden heritage of natural farming culture, which has been tried and tested since ages and is evident from the real life experiences of successful farmers, which needs to be preserved. इंडिया में पुराने ज़माने से ही एग्रीकल्चर चल रहा है और वो ट्रेडिशनल और नेचुरल तरीके से चल रहा है. सेज एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन इंडिया को कहा जाता था. और वो फार्मर्स के अगर आप वो देखेंगे जो उन्होंने बताया है नेचुरल फार्मिंग करने वाले लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल रखता है और बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कम खर्चा आता है इसमें. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो सेल्फ रिलायंट इंडिया के तौर से अगर देखा जाए इसको तो उसके बारे में, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इज़ नेग्लिजिबल एज इट इज़ फ्रीली अवेलेबल एट ओन फार्म. प्रोडक्शन डज नॉट डिक्लाइन, thereby increases the profits and making the farmers self-reliant. Money need not be spent on chemicals in the form of fertilizers, pesticides, insecticides and excessive irrigation, so no outflow of money or increase in cost. कोई आउटफ्लो नहीं है मनी का, आपको कोई चीज़ बाहर से खरीदनी नहीं है, सब कुछ आपके खेत में ही है लाइफ स्टॉक के थ्रू. और जो ऊपर से पत्तियाँ गिर रही हैं पेड़ पौधों की उसके थ्रू, घास के थ्रू, मल्च. All farmers interdependent and self-reliant, thereby making India also self-reliant. इंडिया को भी self-reliant करेंगे. फार्मर्स जब self-reliant होंगे तब इंडिया को भी self-reliant कर देंगे. पॉइंट नंबर 3, longevity of land. तो the land or soil was very fertile earlier, but we made it unfertile, hard, saline, full of poisonous chemicals, with depleting groundwater, non-moist, non-porous, with the excessive use of chemicals and irrigation. However, natural farming makes the soil fertile, productive, soft, moist, porous, and the produce full of balanced nutrients and even medicinal properties. Therefore, for the longevity of the land, we need to resort to natural farming with immediate effect. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. द राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इनहेरेंट डेंजर्स लाइक सडन climate changes, natural disasters, unseasonal heavy rains, droughts, hurricanes, farming, extreme heat, extreme cold, etc., resulting among other reasons from chemical farming. Therefore, we need to immediately shift to natural farming, which does not cause the above. Point number 5, healthy life. Excessive use of chemicals in farming and intake of chemical-laden food has led to terrible diseases like cancer, diabetes, heart diseases, etc. In India as well as worldwide, the same has been noticed, acknowledged by many countries, and they have banned the import of chemical-laden food. तो अगर आप केमिकल से फूड बनाओगे तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई कंट्रीज़ और को भी ये रियलाइज़ हो चुका हुआ और उन्होंने केमिकल वाले खाने को लेने से इनकार कर दिया है. अपनी कंट्री में इंपोर्ट ही नहीं होने देते, तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? आप खुद ही बनाओगे, खुद ही खाओगे, कितना कर लोगे ऐसा? As a result of this awakening, we are shifting back to natural farming, which is free of the above side effects of chemical-based farming. Instead, the food produced is rich in balanced nutrients and has medicinal properties also.
अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6, वाटर कंजर्वेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फार्मिंग, द ग्राउंड वाटर हैज़ ऑल्सो गॉन alarmingly low. Groundwater is also polluted, resulting in serious problems. In natural farming, the soil becomes soft, fertile. Use of mulch increases moisture holding capacity in the soil. That is, water is saved. The activity of soil worms and soil microorganisms increases exponentially. The physical condition of soil improves and makes it fertile and porous so that the rainwater percolates in the ground. This saves rainwater in the soil and greatly increases the moisture holding capacity and thereby decreases water requirement in the form of irrigation as compared to chemicals and other farming methods. तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए अभी तक. अभी 2 पॉइंट और भी बाकी है. वो 2 पॉइंट और जो हैं उसमें से 7th पॉइंट आता है सेव वाटर लाइनेज, सेव काउ लाइनेज और गौवंश. तो इन द इंडियन कल्चर काउ हैज़ बिन वर्शिप्ड एज मदर and is considered to be the abode of 33 crore deities as per the religious and cultural belief. Scientifically also, अभी तक तो religious and cultural belief थी, लेकिन अब scientific belief भी आ रही है. Scientific चीज़ क्या है उसके पीछे. Scientifically also the cows are integral to natural agriculture as each gram of cow dung, gobar, contains a large number of microorganisms essential for agriculture. Cow urine, gomutra, milk, ghee are also very useful. Thus, as we take note of the scientific importance of cows in natural farming, the respectable status of cows in the Indian society and culture will also be restored and reaffirmed, and at the same time make farmers wealthy. पॉइंट नंबर 8 लास्ट पॉइंट है. बहुत बोरिंग होता जा रहा है ना, या ऐसा कह लीजिए कि बहुत लंबा होता जा रहा है, और बहुत लंबा होने की वजह से बोरिंग हो रहा है. तो खैर ये क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आपके ये चैप्टर का 90% चीज़ें कवर हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर ली हुई है, तो वो मैंने आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ इसके लिए. खैर ये 8th पॉइंट जो इसमें है, इतने इम्प्रूव्स लाइव्स ऑफ फार्मर्स. Farmer is considered to be the father of the world, but in today's world, in order to produce more food or yield, has to spend more in the form of chemicals, but his earnings are limited, so his profit or earnings decrease. And in the long run, his land also becomes unfertile, hard, saline and unproductive, leaving him to lament. Lament का मतलब होता है रोना, अपने किस्मत को कोसना. एंड लीविंग हिम टू लेमेंट, डेट रिडन, पुअर, बैंकरप्ट, और सुसाइड भी करता है भैया ऐसे में फार्मर. बहुत ज़्यादा केसेस आपने न्यूज़ में पढ़ेंगे सुसाइड के फार्मर, वो सब इसी वजह से होते हैं. ऑन द अदर हैंड, विद द यूज़ ऑफ नेचुरल फार्मिंग, द हेल्थ ऑफ द लैंड एंड ह्यूमन्स consuming the produce improves. Profit margins also increase, and there is negligible or no cost involved. Human soil and environment's health improves. Human की भी, soil की भी और environment की भी health बढ़ती है, अच्छी होती है. Bringing about financial prosperity of the farmer. फार्मर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होती है, ज़्यादा पैसा आता है उसके घर में, तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होएगी ना. चेंजेस फॉर द बेटर इन देयर लाइफ्स. ह्यूमन, सॉयल एंड एनवायरनमेंट हेल्थ इम्प्रूव्स. मोर एंड मोर फार्मर्स आर नाउ टर्निंग टू नेचुरल फार्मिंग and getting inspired by them. Still more are converting to it. For a prosperous, glorious, self-reliant, healthy India, let us contribute towards a revolution through natural farming. ये क्वेश्चन का एंड हो गया. अभी ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर रिक्वायरमेंट है.
वही है, वहीं पर है हम अभी, वही फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन में हैं। इसमें क्वेश्चन है, वाई इज़ इंडियन एग्रीकल्चर कॉल्ड द कल्चर ऑफ सेज एग्रीकल्चर? तो इसका आंसर है, हमने पहले आपको बता दिया हुआ है, वैसे अब आंसर फॉर्म में बता रहे हैं। We all know that the microorganisms, insects, plants, animals, birds, fishes, etc., had evolved much earlier. Thus, then came man and started getting evolved to his current status. पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना. So, first he lived in a nomadic life, wandering in search of food, habitat, safety, ideal climate, water, etc. Then he settled down, had family, then society, and as he started living in groups, human civilization and culture also came along due to the कर्म योगा ऑफ sages. जो हमारे बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उनके कर्म योगा की वजह से. As the family and group grew, he had to provide for the growing population, so came the need for agriculture or farming. The cow was sacred and considered to be the mother and adobe of 33 crore deities in its body. Thus, due to the above reasons, Indian agriculture is considered to be the culture of sage agriculture. तो इसी के साथ हम चैप्टर के एंड पर आ गए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के एंड पे आ गए हूँ. तो आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि आपने अगर मेरा ओरिजिनल वीडियो इसका चैप्टर और उसके एक्सप्लेनेशन का नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, बाद में ये क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.